आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, परशुरामपुर तृतीय से पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रह चुके श्रीमान अमित चतुर्वेदी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। इस बीच में बहुत सारी समस्याओं को आपने जनता के सामने रखा। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी क्या कार्यशैली है, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, कितना आप वो कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें करना चाहिए, क्या कमियां आपको दिख रही हैं आपके माध्यम से, चूँकि आप विपक्ष में हैं और आगे विधानसभा चुनाव होने वाला सन 2022 में। इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैंने आपसे समय मांगा। सर, आपने हमको समय दिया, हमारे चैनल पे आपके बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। पहले तो सभी को, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। सर, सबसे पहले जनता के मन में यही प्रश्न है कि आपने बहुत सारी कमियां जनता के सामने गिनाया। आप चुनाव लड़े जिला पंचायत का, फिर भी कहीं ना कहीं आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया, आपको हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है जी कि राजनीति में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी। और मैं अपना पहला चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी। पहले तो उस पार्टी को अपने धन्यवाद देना चाहता हूँ जी जी, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया और मैं उसके समर्थन से चुनाव लड़ा जी। और चुनाव हमारे पक्ष में नहीं रहा जी। उसके कई कारण रहे। सबसे बड़ा कारण जो मेरे समझ में आता है कि कोरोना का जो द्वितीय चरण था कोविड-19 का, वो उस समय अपने चरम पर पहुंच चुका था जब प्रचार प्रसार का समय था जी। तो कहीं ना कहीं उसने मेरे इस इलेक्शन में मुझे नुकसान हुआ उसके द्वारा जी। और दूसरा, एक बागी प्रत्याशी जो हमारे ही छोटे भाई हैं जी और हमारे साथ ही पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, तो वो भी टिकट मांग रहे थे, मैं भी मांग रहा था। जी जी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने मुझे टिकट दिया। सर, ऐसा भी कहा जाता रहा इस बीच कि सांसद जी के बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते रहे हैं ब्रजेश जी, उनसे उनकी पहचान बढ़ी और उनके टिकट की पैरवी वो कर रहे थे और उनका भी कहना है कि मेरा टिकट काट दिया गया और आपको कहीं ना कहीं दिया गया। कैसे आपको टिकट ये अचानक में मिल गया? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, आज राष्ट्रीय क्षितिज के नेता हैं जी, उनके लिए सभी कार्यकर्ता एक समान हैं, एक जैसे हैं और वो सबको उतना ही मौका देते हैं जी और सबको अवसर मिलते हैं। और ये टिकट भी मुझे अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय माननीय सांसद जी, हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी और पूरे पार्टी के सहयोग से मुझे टिकट दिया गया। पूरी पार्टी ने विचार विमर्श करके ही मुझे टिकट दिया था। और ये कहना कि सांसद का कोई प्रिय है और है कोई अप्रिय है तो ये उनके व्यक्तित्व को समझने में बड़ी भूल होगी। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके लिए सभी कार्यकर्ता समान है, इसी नाते वो कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है जी। सर, अभी आपने कोरोना काल का जिक्र किया कि इस वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा, ये कारण रहा। जो माननीय वर्तमान जिला पंचायत उस टाइम पे वो भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आप उनके अगेंस्ट में जितने भी प्रत्याशी थे, जैसे आप हैं, ब्रजेश जी थे, मृदुल पांडे जी थे, सभी लोग बहुत तेज़ी से प्रचार कर रहे थे। उस टाइम पे भी वो क्षेत्र में उतना एक्टिव नहीं थे, फिर भी वो जीत गए चुनाव। नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा पहला चुनाव था और ये चुनाव जो है, ये जो बाकी दो जिनसे मेरा चुनाव हो रहा था जी, उसमें चाहे वो जटाशंकर सिंह हो या मृदुल पांडे जी हों, ये दोनों लोग इसके पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। जटाशंकर सिंह उस समय निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य थे, मृदुल पांडे भी ही बगल के क्षेत्र से एक बार जिला पंचायत सदस्य जीत चुके थे जी और उसके पहले इसी क्षेत्र से लड़कर हार चुके थे। तो उनके साथ जो लड़ने वाले लोग थे, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं संख्या बल में वो लोग उस कोविड-19 के दौरान भी उनका जो मैनेजमेंट था चुनाव का, वो हमसे बेहतर रहा जी। हाँ सर, आपके इस क्षेत्र में आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आज के टाइम में वर्तमान जिला पंचायत सदस्य जो जटाशंकर सिंह जी हैं, उनसे बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं किसी का, उनसे बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं। देखिए, चुनाव के समय भी ये बातें उठी थी और ये बात हो रही थी कि उनकी उपलब्धता
उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, और क्योंकि वो रात्रि निवास भी अपने जिला पंचायत क्षेत्र में नहीं करते हैं जी, और उनका आना जाना रहता है, हालांकि उनका पुश्तैनी घर और यहीं के मूल हैं जी, लेकिन फिर भी वो यहाँ रात्रि निवास नहीं करते हैं, तो जनता के बीच में उतना सुलभ नहीं हो पाते हैं जी। और ये चुनाव के दौरान इस बात पर लोगों ने बहुत गौर भी किया और एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के समय। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो चुनाव का मैनेजमेंट था जी, चुनाव का जो उनका मैनेज करने का तरीका था, क्योंकि उसके उनके पास अनुभव थे जी। एक बार चुनाव हारे थे, एक बार वो चुनाव जीते थे, अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका मैनेजमेंट बेहतर हुआ और उस मैनेजमेंट की वजह से वो चुनाव उनके पक्ष में चला गया जी। सर, आपने बहुत सारी कमियां उठाई थी उस बीच क्षेत्र में, ऐसा क्या है हमारे कैमरे के माध्यम से आप बताइए सर। बहुत सी कमियां रही हैं इस जिला पंचायत क्षेत्र में, और मैं आपको बताऊं कि देखिए जिला पंचायत के पद को 1995 में जब पंचायती राज लागू किया गया, 72वां संविधान 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज अधिनियम आया उत्तर प्रदेश में, तो जिला पंचायत का पद उस समय से लेकर, खासकर अपने जिला पंचायत क्षेत्र की बात करें हम जी, तो इसको जो भी इन पदों पर रहे वो इसका उपयोग नहीं कर पाए जी। जनता की भलाई के लिए, जनता के सरोकारों से जुड़ने के लिए उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, बल्कि इसको उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की एक सीढ़ी मान लिया जी। इस पद के महत्व को स्थापित नहीं किया, ये बहुत बड़ी कमी थी। और उसके तमाम बहाने लोगों ने बनाए, जैसे उन लोगों ने कहा कि पंचायत में कोई बजट नहीं है जी, एक बड़ा आसान सा काम। बहुत सारे सदस्यों का कहना, अभी मैं माननीय विक्रम जोत में जो तृतीय से वर्तमान जिला पंचायत है प्रवीण कुमार सिंह जी, उन्होंने मांग भी किया हमारे चैनल के माध्यम से कि इसमें निधि होनी चाहिए, हमको कोई बजट नहीं मिल पाता, हम विकास कैसे करें। बिल्कुल, इसमें और सुधार होने चाहिए और निधि होनी चाहिए, लेकिन निधि ना होने की वजह से अगर कोई जिला पंचायत सदस्य जो जनता का प्रतिनिधि है वो काम न कर पाए या उसके लिए बहाना बनाता है, तो ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है। आप जानते हैं कि अभी जैसे पार्लियामेंट में हमारे जो सांसद जी लोग हैं, इनको 5 करोड़ रुपए निधि मिलती है हर साल। इतना बड़ा क्षेत्र है, 5 करोड़ रुपया की निधि है तो बहुत नाकाफ़ी है जी। एक विधायक को 2 करोड़ की निधि मिलती है एक साल में, एक वर्ष में जी। इतना बड़ा विधानसभा है, तो माना जाए तो वो निधि बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती जी, जी। लेकिन इसके पहले जब निधि नहीं मिलती थी जी, निधि 80 के दशक में, 70 के दशक में निधियां नहीं मिलती थी विधायकों सांसद को, वो भी एक सदस्य ही हैं जी। क्या वो काम तब नहीं करते थे? क्या वो विकास के कार्यों को आगे लेके नहीं आते थे? क्या जनता के सरोकारों से जुड़ते नहीं थे, उनके लिए संघर्ष नहीं करते थे? तो क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि मेरे पास निधि नहीं, इस नाते मैं काम नहीं कर सकता हूँ? जब यहाँ के विधायक सुखपाल जी हुआ करते थे या आदरणीय कोट साहब हुआ करते थे, उस समय कोई निधि नहीं होती थी विधानसभा में, फिर भी उन्होंने काम किया है और जब भी उनको अवसर मिला है तो विकास कार्यों से जुड़े हैं। आज तमाम डिग्री कॉलेज हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं जो उनके द्वारा निर्मित कर रहे हैं। सर, अभी आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि माननीय वर्तमान जिला पंचायत सदस्य जो हैं वो अपने आवास पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं, कहाँ जाएगी जनता फिर, किसके पास जाए यहाँ की समस्या को लेके? तो मैंने कहा ना कि एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के दौरान कि उनकी उपलब्धता नहीं हो पाती है, किन्हीं कारणों से, उनकी व्यक्तिगत कारण होंगे जो भी हो जी। तो और जिला पंचायत का जो पद है, जैसे एक विधानसभा का सदस्य कह सकता है कि मैं रोज या 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन में किसी गांव में नहीं पहुंच सकता या महीने भर में नहीं पहुंच सकता, तो उसकी बात समझ में आती है। कारण क्या है? उसका विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और विधानसभा क्षेत्र के सारे गांव में हर 2 महीने पर, 1.5 महीने पर पहुंच जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि विधानसभा के सत्र भी चलते हैं, उन सत्रों में रहना है, तमाम कमेटियों का सदस्य हो जाता है, उन कमेटियों की बैठक में रहना है, जिले की जो बैठक होती है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठना है। यही स्थिति सांसद की भी रहती है, क्योंकि उनके पास और बड़ा क्षेत्र है। लेकिन कोई जिला पंचायत सदस्य ये नहीं कह सकता है या ये कहने का अधिकार नहीं रखता है कि उसके पास कुल जमा 27-28 गांव का वो जनप्रतिनिधि होता है, और वो 27-28 गांव में अगर महीने, 1.5 महीने में नहीं पहुंच पाता है तो कहीं ना कहीं उसकी कमी है जी। क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है और 27-28 गांव की जिम्मेदारी है उसके पास, और अगर उनकी समस्याओं का निराकरण करने में वो समर्थ नहीं हो पा रहा है या उनकी समस्याओं को लेकर बड़े स्तर पर पहुंचा नहीं रहा है जी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कमी है। वर्तमान समस्या क्या है अभी?
बहुत सी समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पर। देखिए अभी पानी की बरसात हो रही है, तमाम गाँव में जल भराव की समस्या है। आप परशुरामपुर मुख्यालय की बात कर लें, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पानी बरसात हो जाने के बाद 70% घरों में पानी सड़क से होकर उनके घरों में आ जाता है जी। और जल निकासी की कोई समुचित समाधान यहाँ नहीं है। हमारे विधायक जी निरंतर इसके लिए प्रयास किया, उन्होंने सड़क बनाई है, नाली भी निर्मित हुई, लेकिन पिछले कार्यकाल में निर्मित हुई जी। तो उसमें क्या हुआ, बजट का बंदरबाट हो गया और कागजों में नाली बन गई, लेकिन वास्तविक धरातल पे नहीं बन पाई और इसकी वजह से जनता को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। और एक स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत सदस्य, उसको इस बात को अपने जिला पंचायत की जो बैठक होती है, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, उसके पास बहुत बड़ा बजट होता है। बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि मेरे अधिकार क्या है, मेरे कार्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए। बिल्कुल, उनको अपना पंचायती राज का जो अधिनियम है वो समय समय पर जो संशोधन किया है सरकार ने, उसमें क्या क्या अधिकार दिया है, इसका अध्ययन भी करना चाहिए। और राजनीति करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने अधिकारों को जानें, उन अधिकारों को कैसे प्राप्त किया जाएगा इसको जानें, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। इस पे सर लोग अपनी बात रखने से भी डरते हैं कि मैं जवाब क्या दूंगा, तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और आप रनर यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, तो इस पे आपका सर रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि किस प्रकार से आप जनता के बीच में इन बातों को लेकर जा रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे मौका नहीं मिला और कोई भी कारण रहा हो, लेकिन मैं आज भी जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ हूँ जी। और अपने जिला पंचायत क्षेत्र में तो मैं निरंतर सक्रिय रह रहा हूँ और जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के बाहर भी गांव हैं, क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उस पार्टी की सत्ता है, सरकार है। आज हमारे पास विधायक हैं, सांसद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो मैं उन समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाता हूँ और उसके निराकरण का प्रयास उन लोगों से मिलकर चाहता हूँ कि हो, और बहुत मात्रा में उनका निराकरण हो भी रहा है जी। बड़ी संख्या में उनका निराकरण हो रहा है। सर आप अभी प्रमुख जी का नाम लिया, आप हरिद्वार मिश्रा जी हैं जो कि प्रमुख प्रतिनिधि अपने आप को लिखते हैं या उनको कहा जाता है, आप उनके बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। कई लोग ऐसे दिखते हैं बीच में कि किसी अन्य को प्रतिनिधि लिखते हैं, मिश्रा जी को अलग से लिखा जाता है। कितने प्रतिनिधि हैं सर? देखिए, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख, जैसे पहले तो आपने कहा कि आप उनके बड़े सर गुटबाजी दिख रही है सर, कोई अन्य किसी को लिख रहा है, कोई किसी को लिख रहा है, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। जैसे आपने कहा कि आप उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं हर अपने पार्टी के जितने भी नेतृत्व हैं, जो भी नेतृत्व है, उन सब का करीबी हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के प्रति जो मेरा समर्पण है उसकी वजह से, वो चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हों, हमारे माननीय विधायक जी हों, माननीय सांसद जी हों, माननीय जिलाध्यक्ष जी हों, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हों, ये सारे लोग का मैं प्रिय हूँ, क्योंकि पार्टी की वजह से ये सारे लोग हैं जी। तो अब आपने जो बात कही गुटबाजी की, ऐसा कुछ है नहीं, और ये विरोधियों का एक प्रचार प्रसार करने का तरीका है जी। हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जो हैं आदरणीय शांति पांडे जी हैं और उनके प्रतिनिधि हरिद्वार मिश्रा जी हैं जी, और उनके पुत्र हैं श्रीश पांडे जी। वो भी जो भी कार्य हो रहे हैं, ब्लॉक के विकास के कार्य हो रहे हैं, उससे उनके सरोकारों से जुड़े हुए हैं और उनका भी रोल है उसमें, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग साथ मिलकर साथ चल रहे हैं, पूरी पार्टी साथ चल रही है, सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है सर। और अभी तो 2 महीने हुए हैं, थोड़ा समय बीतने दीजिए। हमको लगता है कि ब्लॉक का और ब्लॉक की जो कार्यशैली रही है उसमें बहुत बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। हरिद्वार मिश्रा जी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। इससे जो पहले प्रमुख हुआ करते थे वो इतना क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहते हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि माननीय मिश्रा जी विधायकी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कोई सर? देखिए, अब इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जो भी राजनीति में आया है, जो भी राजनीति कर रहा है, उसकी इच्छा होती है विधायक बनने की, सांसद बनने की, जो भी वर्कर है। क्योंकि आप उनके हर मंच पर देखे हैं, आप ज़्यादा करीब से उनको जानते हैं सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनको करीब से जानते हैं, लेकिन पब्लिक डोमिनियन में, जनता के बीच में ना तो उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है, ना हम लोगों के बीच में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई है। जी। और मैं भी सुन रहा हूँ, गाहे बेगाहे लोग कहने लगे हैं कि वो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में इसकी कोई स्पष्ट, इसका मतलब वो लड़ सकते हैं चुनाव। अब ये तो उनकी इच्छा है जी, ये तो वो उनकी इच्छा है, और पार्टी जिसको लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेगा जी।
सर इसके पहले आप माननीय त्र्यंबक नाथ पाठक जी के भी बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ में उनके भी प्रिय रहे हैं, उनसे कैसे नाराज़गी आपकी बढ़ी सर? नहीं, पहली बात तो बता दूं कि मैं उनका करीबी था और मैं करीबी हूं, और मेरी ये दूसरी पुश्त है। मेरे पिताजी ने आदरणीय पाठक जी को पढ़ाया लिखाया और उनके साथ राजनीति के पहले युद्धों में हमेशा उनके साथ खड़े रहे और हमेशा उनके साथ रहे भी। आज भी पाठक जी का भी उनके प्रति बहुत आदर है और पिताजी का भी उनके प्रति बहुत प्यार है, और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हमेशा अपने आदरणीय बड़े भाई जैसा सम्मान किया उनका, आगे भी करता रहूँगा। यानी आप नाराज़ नहीं? नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं है। रही बात जिस बात को आप कहना चाहते हैं, वो प्रमुख का चुनाव जो हुआ उसमें मैं इस मंडल का महामंत्री हूँ जी, और मेरे ही मंडल का उपाध्यक्ष श्रीष पांडे, महिला सीट होने के नाते उनकी माता जी, इस चुनाव में उनका नाम आगे आ रहा था जी। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने पार्टी कुलीग के साथ, जो मेरा सहयोगी है, मैं उसका सहयोगी हूँ, तो उनके साथ में मेरा जुड़ाव रहा। और फिर भी जब तक पार्टी ने टिकट क्लियर नहीं किया तब तक मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं रहा। जब पार्टी ने अपना समर्थन आदरणीय इस बीच एक शांति पांडे जी को दिया तो हम लोगों का दायित्व था। जिसके विरोध में सन 2017 में आपने चुनाव लड़ा, जो अन्य पार्टियों में माननीय मंत्री जी के करीबी हुआ करते थे, जो यहाँ पे तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप आपने उनके ऊपर लगाया कि ये लोग यहाँ पे इस प्रकार की समस्या जनता के सामने खड़ा कर रहे हैं, फर्जी मुकदमेबाजी करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके इस प्रमुखी चुनाव में आपके साथ दिखे, आपके मंच पर दिखे? देखिए, इस पर दो बातें कहना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई अस्थाई मित्र नहीं होता जी, और राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता जी। जो आज आपके साथ खड़ा है कल हो सकता है आपके सामने खड़ा हो जाए जी, और जो आपके सामने खड़ा है कल के चुनाव में आपके साथ खड़ा हो जाए जी। तो राजनीति में इसका कोई अस्थायित्व नहीं है जी। उन लोगों की इच्छा थी भाई, अगर पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया होता, अगर पार्टी जिनकी बात आप कर रहे हैं उनमें से किसी को प्रत्याशी बनाया होता तो निश्चित रूप से सर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी? नहीं, पार्टी की सदस्यता नहीं ली तो पार्टी ने उन्हें कोई पद भी नहीं दिया। फिर भी वो लोग एक साथ मंच पर दिखे और मंच पर दिखे, वो एक चुनाव के दौरान वो मंच पर आए, एक साथ खड़े हुए और एक व्यक्ति के पीछे खड़े हुए और प्रयास किया। उनका प्रयास भी सफल रहा, लेकिन पार्टी ने अपनी तरफ से उनको कहीं भी कोई भी अवसर नहीं दिया है कि पार्टी में उनका कोई स्थान रहा हो या पार्टी में। मैं ये जानना चाहूँगा सर, जनता भी ये जानना चाहती कि जब वो लोग सन 2017 में आपने उनके विरोध में चुनाव लड़ा, वो पार्टी की सदस्यता नहीं लिए, पार्टी में नहीं आए, फिर भी कहीं ना कहीं पार्टी को उनको अपने साथ में खड़ा करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ माननीय ब्रजेश जी इतना दिन से पार्टी में लगे हुए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बागी घोषित कर दिया गया, और जिसके विपक्ष में आप लोग लड़ते हैं उनको अपने साथ में खड़ा कर लेते हैं बिना उनको सदस्यता दिए हुए। दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। ब्रजेश जी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जी। पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया, मुझे टिकट दिया, मैं ब्रजेश जी से सीनियर वर्कर हूँ पार्टी का जी। ब्रजेश जी से बहुत पहले इस पार्टी से मैं जुड़ा और मेरी ये दूसरी पुश्त है इस पार्टी में लगातार काम करते जी। मेरे पिताजी कार सेवा के दौरान 1 महीने के लिए जेल गए, राम मंदिर आंदोलन से बहुत गहराई तक जुड़े रहे और तमाम कार्यक्रमों में भाग लिया, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी में मेंबर रहे हैं, और मैं भी लगातार पार्टी के साथ जुड़ा रहा। ब्रजेश भी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं उनसे वरिष्ठ कार्यकर्ता था, उनसे सीनियर था। मैं पदों की बात नहीं कर रहा हूँ, उम्र में सीनियर हूँ, पार्टी में उनसे पहले से जुड़ा हुआ था। तो ब्रजेश जी ने पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़कर पार्टी से बगावत किया है जी। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं, पार्टी ने उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ाया है जी। ना पार्टी ने अपना कोई समर्थन दिया, चाहे वो जिला पंचायत की सीट रही हो, जितने भी चुनाव लड़ाए गए सारे लोग पार्टी के वर्कर थे, या जिनको भी प्रमुख का समर्थन दिया गया, जो भी टिकट मांग रहे थे वो सारे लोग पार्टी के लोग थे। वो आदरणीय पाठक जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग हैं जी। और जिनको टिकट दिया गया, श्रीष पांडे जी के माता जी को टिकट दिया गया, उनको प्रमुख बनाने में उनके पीछे बहुत सारी ताकतें लगी रहीं, बहुत सारी लोग पीछे से खड़े रहे। उनका समर्थन लेने की मतलब क्या पार्टी की ऐसी मजबूरी आ गई कि उन लोगों को भी मिलाना? पार्टी की कोई मजबूरी नहीं थी, वो उन लोगों की मजबूरी थी कि वो पार्टी के साथ आकर खड़े हो गए जी।
पार्टी ने ना तो उनको बुलाया था, ना पार्टी की ऐसी कोई मजबूरी थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है जी। वो लोग स्वतः किन्हीं कारणों से, कौन से कारण रहे हों, वो लोग पार्टी के साथ आए। पार्टी के साथ नहीं आए, पार्टी ने जिसको समर्थन किया उसके समर्थन में आकर खड़े। और पार्टी ने ना तो उनको कभी स्वीकार किया था, ना उनको किसी पद पर रखा, ना उनको कभी समर्थन दिया। वो लोग मैं कहता हूँ कि जो लोग समर्थन में आए जो वर्तमान या पूर्व प्रमुख रहे हैं, ये सीट सामान्य की थी जी। ये सीट सामान्य महिला की थी, जबकि वो स्वयं बीडीसी जी, स्वयं उनके घर में बीडीसी हैं जी। तो क्या पार्टी ने उनको टिकट दे दिया जी? पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। पार्टी ने अपने एक मंडल उपाध्यक्ष की माता को टिकट दिया जी। तो पार्टी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है जी। वो लोग साथ जुड़े तो उसके अलग अलग कारण। आज कहाँ पे हैं वो लोग? पार्टी में? देखिए अभी पार्टी में होने ना होने की कोई बात नहीं, ना तो वो लोग पार्टी के सदस्य में रहेंगे सर। वो अभी ना तो वो लोग पार्टी के सदस्य हैं जी, ना पार्टी के पदाधिकारी हैं जी, ना पार्टी के विगत चुनाव में 2017 में, 14 में या 19 के चुनाव में पार्टी के साथ रहे भी नहीं हैं जी। तो आगे आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि वो पार्टी के साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं जी। अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि लोग क्या करते हैं जी। सर, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपके क्षेत्र की समस्या, अपने जनप्रतिनिधि को लेकर जनता परेशान है, तमाम प्रकार की समस्याएं, क्या मांग करेंगे आप? नहीं, देखिए समस्याएं बहुत हैं जी, बहुत सारी समस्याएं हैं और उनके निराकरण का निरंतर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, हमारे माननीय विधायक जी 2017 में चुने गए जी जी, और उसके पहले 2014 में पूरे ज़िले में एक जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी थे जी। आज हमारे पास 5 विधायक हैं, माननीय सांसद जी हैं, 12 ब्लॉकों में हमारे प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो समस्याओं के निराकरण का निरंतर प्रयास हो रहा है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने विकास के कार्य इन 5 सालों में किए गए हैं जी, उनको तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो 5 साल बनाम 25 साल लगेगा जी। आज चुनाव आया है, बहुत से लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी रही हैं और उसकी योजनाएं ऐसी रही हैं कि वो जन जन तक पहुंचा है। हर गरीब के दरवाजे तक उसकी योजना पहुंची है और उसका उस गरीब को लाभ मिला है और वो लोग पार्टी के साथ खड़े हैं जी। दोस्तों, अभी तक आप सभी भाजपा नेता श्रीमान अमित चतुर्वेदी जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने आपके इस जिला पंचायत परशुरामपुर तृतीय की जो भी समस्या है, जो जनप्रतिनिधि से जो लोग परेशान हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। आप सभी के समस्याओं को निराकरण के लिए इसका अल्टरनेटिव क्या रास्ता हो सकता है या आगे किस प्रकार से परिस्थितियाँ हमारे चुनाव को लेकर बनेंगी। बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी से नाराज़ थे कि इस प्रकार से कार्यकर्ता अलग लोगों को मिलाया जा रहा है, हमको नहीं सम्मान दिया जा रहा। तमाम सारे विषय पे मैंने फोकस किया। माननीय चतुर्वेदी जी का सभी बातों पे अच्छे से स्पष्टीकरण आया। आप सभी सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस बात की जानकारी मिल सके, जो लोग भी परेशान हैं उनका निराकरण हो सके। सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतना सब कुछ बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया, अपनी बात रखने का एक मौका दिया हमको, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का। और मैं आपके सारे दर्शकों से, जो व्यूअर हैं आपके, उन सभी से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल निरंतर लोग देखते रहें। और मैंने तमाम आपके साक्षात्कार लोगों के साथ सुने हैं, उनको बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए और फिर मुझे भी आपने मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।